क्या कल को कोई भी राज्य भारत से अलग होकर अपना एक नया देश बना सकता है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दरअसल इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के सिर्फ एक शब्द में, और वो शब्द है यूनियन। 4 नवंबर 1948 डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, और ऐसा करते हुए उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने सभा को बताया कि हमने यूनियन शब्द का चयन किया है, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने ये बताया कि हमने यूनियन शब्द का चयन क्यों किया है। इसे देख रहे हैं आप, यह है आर्टिकल 1 का ओरिजिनल टेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि यह अनुच्छेद 1 कुल 3 क्लॉज में विभाजित है, और अब नज़र डालिए इसके पहले क्लॉज पर। ये कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब अगर आप गौर करिएगा तो यहाँ पर आपको दो महत्वपूर्ण टर्म दिखाई देंगी। पहला भारत अर्थात इंडिया, और दूसरा राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया पर पहले ही मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 वीडियो 1 देखें। अभी जो हमारा लक्ष्य है वो है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान सभा में सबसे गंभीर और तकनीकी बहस भारत की राजनीतिक संरचना को लेकर थी कि क्या भारत को अमेरिकी मॉडल पर आधारित एक फेडरेशन होनी चाहिए जहां राज्यों के पास रेसिडुअल पावर्स और एक्सटेंसिव ऑटोनॉमी होती है, या इसके विपरीत यूनिटरी नेचर वाला यूनियन होनी चाहिए। संघ या फेडरेशन को अगर हमें सबसे आसान भाषा में समझना हो तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां दो स्तरों पर सरकार हो और दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो। इस हिसाब से देखें तो भारत एक संघ है, लेकिन संविधान सभा में क्लॉज का यह हिस्सा काफी विवादित रहा है। महबूब अली बैग साहिब बहादुर ने कहा, अगर हम एक फेडरेशन है तो फेडरेशन ही लिख दो, यूनियन लिखने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? नहीं तो कल को कोई इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदलने की कोशिश करेगा। इसी तरह से एक अन्य सदस्य केटी शाह ने कहा कि भारत को सेक्युलर फेडरल सोशलिस्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित कर दिया जाना चाहिए। यानी कि केटी शाह भी चाहते थे कि संविधान में फेडरल शब्द स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए ताकि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण ना कर पाए। एक और सदस्य हसरत मोहानी ने भी पूर्ण संघीय व्यवस्था की मांग की। इन्होंने सोवियत संघ की तर्ज पर राज्यों के अधिकारों की वकालत की। दिलचस्प बात यह है कि कुछ सदस्यों ने तो यह भी मांग की कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की जगह पर यूनियन ऑफ प्रदेश लिखना चाहिए, क्योंकि यह जो नाम है यह भारत के साथ ज़्यादा अलाइन दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति आई ही क्यों? तो बात दरअसल ये है कि भारतीय संविधान का 60 से 70% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दस्तावेज था। इसने फेडरल, प्रोविंशियल और कनकरेंट लिस्ट के माध्यम से केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ एक पूर्ण संघ का प्रस्ताव रखा था, और एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की थी, और इस पूरी व्यवस्था में प्रांतीय स्वायत्तता भी सुनिश्चित की गई थी। लेकिन हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने और रियासतों द्वारा इसमें दिलचस्पी न लेने के कारण अधिनियम का ये जो संघीय वाला हिस्सा था वो कभी भी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुआ। अब उस समय की स्थिति ऐसी थी कि पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था और देश सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। इसके साथ ही 550 से अधिक देशी रियासतों के मर्जर का भी प्रश्न सामने खड़ा था। तो भारत के दर्दनाक विभाजन और कई रियासतों को एकीकृत करने के बाद संविधान सभा को अब एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लेना था कि उसे किस तरह का पॉलिटिकल व्यवस्था चाहिए। क्या उसे एक मजबूत एकात्मक राज्य बनाना चाहिए या फिर एक संघीय व्यवस्था बनाना चाहिए? ऐसे में
साल 1935 के भारत शासन अधिनियम का ताज़ा उदाहरण हमारे सामने था। इसके अलावा अमेरिका जैसे देश भी उदाहरण के रूप में हमारे सामने था और हमारी अपनी भी संघीय विरासत रही है इस मामले में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यों के संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की वकालत की। ज़्यादातर सदस्य तो इस बात से सहमत थे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होनी चाहिए, लेकिन कई सदस्य यूनियन शब्द लिखे जाने से सहमत नहीं थे। और तब आता है 4 नवंबर 1948, जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि क्यों हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। फेडरल और यूनियन के अंतर को समझाते हुए मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 बात कही। पहली बात ये कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की भांति राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिकी संघवाद के साथ एक महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण 13 इंडिपेंडेंट कॉलोनीज के बीच हुए एक एग्रीमेंट के माध्यम से हुआ था। इसके विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में केंद्र ने प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण किया है, न कि राज्यों ने मिलकर केंद्र का निर्माण किया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारतीय फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि यह अविनाशी है। हालांकि देश और लोगों को प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन देश एक अखंड इकाई है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया कि इसका मतलब दोहरी राजनीति वाला एक संघीय संविधान ही है, लेकिन भारत की विशाल भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं के सामने एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इसमें एक मजबूत केंद्र की जरूरत है। तो होता यह है कि जहां पर अमेरिकी संविधान हमेशा ही संघीय रहता है, भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेता है। सामान्य स्थिति में या सामान्य काल में भारत एक संघीय व्यवस्था के रूप में काम करता है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। लेकिन वही बात अगर आपातकाल की करें तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत भारत यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जो केंद्र है वो सर्वशक्तिमान बन जाता है। तो ये जो व्यवस्था है यह भारत को एक लचीला संघ बनाता है। इस चीज़ को आप 1947 के विभाजन और रियासतों के स्वतंत्र होने की जो इच्छाएं थी उससे भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। यदि फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता और राज्यों को समझौते के भागीदार के रूप में देखा जाता तो भविष्य में कोई भी राज्य इस समझौते को रद्द करके अलग होने का दावा कर सकता था, जैसा कि अमेरिकी गृह युद्ध से पहले दक्षिणी राज्यों ने किया भी था। भारत ऐसी स्थिति से बचा रहे इसीलिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि प्रशासन की सुविधा के लिए ही देश को अलग अलग राज्यों में बांटा गया है, लेकिन कोई भी राज्य अपने आप को संघ से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी राज्य खुद को भारतीय संघ से अलग नहीं कर सकता, इसीलिए यह एक यूनियन है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडियन फेडरेशन अपनी अविनाशी प्रकृति के कारण एक यूनियन है। हालांकि हिंदी में दोनों के लिए आमतौर पर संघ शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो संविधान सभा ने अंततः डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव को स्वीकार किया और जितने भी संशोधन आए हुए थे इस विषय पर उन सबको खारिज कर दिया गया और इसीलिए अनुच्छेद 1 के पहले क्लॉज में हम यूनियन शब्द का प्रयोग देखते हैं। और उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि यूनियन शब्द क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया गया है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अच्छे से समझने के लिए इसे एक सीक्वेंस में ज़रूर देखें। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो वो भी ज़रूर पूछिए। फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर हम विस्तार से फेडरलिज्म वाले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।